आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में। ये हमारे देश का बोलते ना कि अब तक का पूरे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा केस था केशवानंद भारती केस। अगर कभी भी हम लोग केस की बात करते हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट होंगे फिर आपने सुना होगा ना केस के बारे में नॉर्मल, अगर आप इंटरेस्ट लेते होंगे तो आपने केशवानंद भारती केस के बारे में सुना ही सुना होगा। केशवानंद भारती केस इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है कि अगर आप कभी भी टॉप केसेस में बात करेंगे, भारत के 5 टॉप केस बताओ, तो अब तक मिस केशवानंद भारती केस टॉप लिस्ट में आएगा। केशवानंद भारती केस का जजमेंट बनना मतलब आप हैरान हो जाओगे, उसकी पूरी आप डिटेल जब समझोगे केशवानंद भारती केस के बारे में। तो कहीं ना कहीं ना जब हम लोग केशवानंद भारती केस पढ़ते हैं उतना एक गहराई में नहीं जा पाते हैं। हम लोग सोचते हैं केशवानंद भारती क्या है, केस क्या है, बहुत डाउट होता है लोगों को। तो आज पूरा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये समझते हैं कि केशवानंद जो भारती केस है, ये केशवानंद भारती है कौन, या फिर ये जमीन का नाम है या फिर किसी व्यक्ति का नाम है। तो देखिए, केशवानंद भारती केस ये एक व्यक्ति का नाम है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये केस दर्ज करवाया था, तो उनके नाम से पूरा केस ही हो गया कि केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक मठ के प्रमुख थे। अभी ये पूरी डिटेल में बताऊंगी, अभी पूरा आपको बताऊंगी कि क्या इन्होंने किया था, किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसकी महत्व को, समझते हैं इस केस को हम लोग ना पहले ऊपर से देख लेते हैं, क्योंकि जब किसी चीज केस को ना ऊपर से देखोगे ना तो आपको उसका महत्व समझ में आता है ना, तो आपको लगेगा नहीं भैया मुझे और डिटेल में समझना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए, ये जो केशवानंद भारती केस है ये इतना बड़ा केस है कि केशवानंद भारती केस जब इसकी सुनवाई, जब केशवानंद भारती केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल 100 केस को साइड किया केशवानंद भारती केस की सुनवाई के लिए। तो अगर आप कभी भी कोर्ट वगैरह में जाएंगे ना, तो कोई एकदम समझिए कोई महत्वपूर्ण केस है और उसके नीचे ढेर सारे छोटे मोटे केस है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, छोटे मोटे केस को साइड करती है और जो बड़ा वाला केस है उसको सॉल्व करती है। तो जो केशवानंद भारती केस था इसमें कुल 100 से ज़्यादा केसेस को अलग से किया गया था, एक साइड हटा दिया गया था। ठीक है, साइड किया गया था, क्या किया गया था, साइड। अब इतना समझ जाएंगे साइड। अब देखिए दूसरा, इस केस को केशवानंद भारती केस को सॉल्व करने के लिए कुल जाके 68 डेज लगे थे, 68 दिन लगे थे इस केस को सॉल्व करने में। कितने? 68 दिन। ठीक है, अब देखिए, जब ये केस सॉल्व होने वाला था तो सुप्रीम कोर्ट को ना कहीं हल्का फुल्का डाउट आ रहा था, क्योंकि केशवानंद भारती केस इतना जटिल केस था ना कि मतलब बोलते ना कि संविधान के एकदम ढांचे को एकदम हिला के रख दिया था। अब देखिए, जब ये केशवानंद भारती केस सुनवाई होने वाली थी उस समय में सुप्रीम कोर्ट के जज भी कंफ्यूज हो गए थे। अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने 70 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा इस केस को सॉल्व करने के लिए। मतलब उधर से वो समझ ले रहे थे कि भैया उनके में क्या लिखा हुआ है, उनके में क्या लिखा हुआ है, फिर जाके हम लोग एक फाइनल फैसले पे आएंगे कि ये नतीजा सुनाना है हमें। तो मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट ने कुल 70 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा था इस केस को सॉल्व करने के लिए। कितने देशों से? 70 प्लस कंट्री। ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। अब देखिए, जब केशवानंद भारती केस का फाइनल फैसला आया, वो फैसला कुल 703 पन्नों में लिखा गया था। कुल कितने पन्नों में? 703 पन्ने में। अगर आप लोग कोर्ट वगैरह के बारे में जानते होंगे, अगर नॉर्मल देखिए जमीन वगैरह का भी झगड़ा होता है तो कम से कम 50-60 पेज तो वो पार ही कर जाता है। उसका जब फैसला आता है 70-80 पेज में आता है वो। तो ये तो केशवानंद भारती का केस इतना बड़ा केस था, तो कुल 703 पेजेस में इसका क्या हुआ था, केस की सुनवाई हमें फाइनल दी गई थी। किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दी थी। ठीक है, तो ये देखिए इसका मेन चीज़ था, 100 से ज़्यादा केस को साइड किया गया था, 68 दिन कुल लग गए थे इस केस को सुनवाई में, 70 से अधिक कंट्री के संविधान को हम लोगों ने पढ़ा था इस केस को सॉल्व करने के लिए, कुल 703 पेजेस में इसका फैसला आया था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि केशवानंद भारती का हम लोग डिटेल में स्टार्टिंग से समझते हैं क्या कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये संविधान में संशोधन क्या होता है। संविधान आपने सुना को संविधान संशोधन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, तो उसको पहले समझते हैं। मतलब हमारा जो पूरा देश है ना वो पूरे संविधान के हिसाब से चलता है, कहाँ पे क्या होना है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति की क्या क्या पावर है, महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए कि नहीं, हम लोग मतलब एक जनरल ओबीसी SC ST में क्या फ़र्क है क्या नहीं है, वो सब संविधान में हम पढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान में सबको पता है संविधान कितनी महत्वपूर्ण किताब है हमारे देश के लिए। जैसे कि आपके जो हिंदू लोग होंगे उनके घर में अगर वो लोग पूजा पाठ करते हैं तो गीता रामायण होता है, रामचरितमानस होता है, मुस्लिम होंगे तो कुरान होता है, क्रिश्चियन है तो बाइबल होता है, सबका अपना अलग अलग धर्म ग्रंथ होता है। उसी तरीके से हमारे देश का जो धर्म ग्रंथ है वो ना ही कोई रामायण गीता है ना ही कोई कुरान है, वो है हमारा संविधान। ठीक है,
तो मान लीजिए अगर उस संविधान में सब कुछ लिखा है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, अब मान लीजिए हमारे सरकार को लगा कि भैया हमें संविधान में ना थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, ये रूल है ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, या फिर मन कर रहा है कि ये काम करते हैं संविधान में कुछ नई चीज़ें को और जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मन कर रहा है कि संविधान में कुछ बदलाव करें, तो संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संशोधन करना। क्या बोलते हैं? संशोधन करना। उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट। अब देखिए संविधान में आप बदलाव कर सकते हैं, ये संविधान के ही एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 368 में ये लिखा हुआ है कि आप संविधान में क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में लिखा है आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं। संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। तो संविधान में 368 आर्टिकल है जो कि हमें हक देता है कि आप संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, उसी किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा, अब संविधान में बदलाव करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि चना लिया उठाया चबा लिया चर चर चर, नहीं, इतना कठिन केस होता है संविधान। मतलब अगर आपको संविधान में बदलाव कराना है, बोलते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। ऐसे हमारे दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके संविधान में संशोधन करना मतलब एकदम दिमाग आपका खराब हो जाएगा। जैसे कि अमेरिका, अगर आप अमेरिका के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो आपका नाक रगड़ जाएगा, मुंह एकदम खराब हो जाएगा, आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, बहुत कठिन है उधर संशोधन करना। पर इंडिया में अगर किसी पार्टी के पास, जो कि प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, ठीक है, उनकी पार्टी के पास अच्छा खासा पावर है, लोकसभा में अच्छी पकड़ है, राज्यसभा में अच्छी पकड़ है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अच्छी पकड़ है, वो आराम से संविधान संशोधन कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ बताऊं, जवाहरलाल नेहरू के पास मस्त पावर थी, उनके पास लोकसभा में पावर थी, राज्यसभा में, राज्य में तो थी पावर। इंदिरा गांधी ने तो भैया इतनी पावर थी कि धकाधक संशोधन किया, मतलब आप उनके संशोधन देखोगे ना आप खुद पागल हो जाओगे कि भैया इतना संशोधन, एक मजाक चालू है, इतना उन्होंने संशोधन किया था। नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जिनका लोकसभा में पकड़ अच्छा है, राज्यसभा में पकड़ अच्छा है, विधानमंडल में पकड़ अच्छा है, वो आराम से करा सकते हैं संशोधन, ठीक है। अब देखिए, पर संशोधन करने के लिए भैया ये लोकसभा राज्यसभा मतलब क्या क्या होता क्या है, आप पहले ये समझिए। देखिए आपको पता है हमारे पास, हमारे कंट्री में संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कुल दो हाउस है, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा में कुल कितने लोग बैठते हैं? 545 मेंबर बैठते हैं, ठीक है, 545 मेंबर। राज्यसभा में कुल कितने लोग बैठते हैं? 250। अब मान लीजिए ये 545 लोकसभा में है, 250 राज्यसभा में है। अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो आपको पार्लियामेंट के लोकसभा से कम 2/3 बहुमत आपके पास होनी चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है। अब लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, 545 का 2/3 क्या होगा, 545 का 2/3 क्या होगा। तो सुनिए 545 का 2/3 होता है 331, कितना, 331। तो अगर लोकसभा में 545 में से 331 मेंबर ने बोला कि भैया हाँ संविधान में ये संशोधन होना चाहिए, तो लोकसभा से बहुमत मिल गया उसे, ठीक है। तो अगर संविधान में संशोधन कराना है तो लोकसभा में आपके पास कितनी बहुमत होनी चाहिए? 2/3, यानी कि 331 सदस्य राजी होने चाहिए संविधान में संशोधन कराने के लिए। अब देखिए राज्यसभा में कितने, राज्यसभा में 250 लोग हैं, ठीक है। तो उसमें से कम 170 लोग की बहुमत चाहिए होती है अगर आपको राज्यसभा से संविधान में संशोधन करवाना है तो। आप देख लीजिए यहीं पे खेल चेंज होता है। देखिए लोकसभा में कुल 545 में से 545 सदस्य मौजूद होने चाहिए लोकसभा में, किसके लिए? संविधान में संशोधन करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज संविधान में संशोधन है, आज हम नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा है, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। संविधान में संशोधन है मतलब आपको 545 को वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। अगर एक को दुख को नहीं आया तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। 545 में से ऊपर से 331 बहुमत आपके पास होना चाहिए लोकसभा से, और राज्यसभा से कुल 170 बहुमत कम से कम आपके पास होना चाहिए संविधान संशोधन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए 331 में से मान लीजिए कोई को पता है कि संसद में अलग अलग पार्टी के लोग बैठते हैं, है ना, अलग अलग 545 में से अलग अलग पार्टी के लोग बैठते हैं, उसमें से कुछ मान लीजिए कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं। अब 331 मेंबर अकेले बीजेपी के थोड़े ना होंगे, कांग्रेस के भी मेंबर की सहमति आपको चाहिए होगी। और कभी भी कोई अपोजिशन पार्टी ये नहीं चाहेगा कि हमारा जो पार्टी इस वक्त सामने है वो संविधान में संशोधन कराना चाह रहा है और हम आसानी से जाके बहुमत दे दें। कभी भी सामने वाला पार्टी बहुमत देने के लिए राजी नहीं होता है। वहीं पे बोलते ना कि वो चने चबाने पड़ते हैं, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। 331 का बहुमत लेने के लिए आपको कम से कम
अपोजिशन पार्टी की सहमति लेनी पड़ेगी, बहुमत लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते। और मान लीजिए इंदिरा गांधी जब थी ना, इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी के पास 331 सीट से भी ज़्यादा थी लोकसभा में सीटें, और 331 से ज़्यादा सीट है अगर इंदिरा गांधी के पास लोकसभा में, उनके लिए तो खेल है एक संविधान संशोधन लोकसभा से बहुमत पारित, ठीक है। अब राज्यसभा में भी 150 में से जरूरी थोड़ा है कि 170 बीजेपी के ही होंगे, कुछ तो कुछ कांग्रेस के भी होंगे। अब ये कांग्रेस के लोग जब सहमत होंगे तब ना जाके बहुमत मिलेगा पूरा। तो संविधान संशोधन कराने में आपको दोनों पार्टी का बहुमत चाहिए, एकदम अच्छे से बोलते हैं दोस्ती चाहिए, और कभी भी सामने वाला पार्टी नहीं चाहेगा कि आप संविधान में संशोधन करो, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ जो राज्य होते हैं राज्य, उनके विधानमंडल, क्या उनके विधानमंडल से भी सहमति होनी चाहिए। कम से कम भारत देश के आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति होनी चाहिए कि ठीक है भैया कर लो संशोधन संविधान में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के पास मस्त था, इंदिरा गांधी के पास लोकसभा भी थी, राज्यसभा भी था, विधानमंडल भी था, तो इंदिरा गांधी को बिल्कुल टेंशन नहीं, धकाधक अपना एक फिर दूसरे दिन मन कर रहा है, ये मन कर रहा है एक और संविधान संशोधन करे, इंदिरा गांधी दूसरा संविधान संशोधन, मतलब इंदिरा गांधी इतना संशोधन किया ना, आप देख के चौंक जाएंगे। उन्होंने संविधान संशोधन किया। सबसे मेन खेल कब खेला उन्होंने, जब उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटना था, उसी वक्त उन्होंने इमरजेंसी लगाई संविधान संशोधन करके, और संविधान संशोधन ने ढेर सारा लिखा, संविधान संशोधन में उन्होंने पूरा बदलाव ही कर दिया, और उसी वजह से वो प्रधानमंत्री बनी रही, सिर्फ संविधान में संशोधन करने के कारण, क्योंकि उनके पास पूरा बहुमत था लोकसभा में राज्यसभा में। तो कुछ नहीं, अगर आपके पास पावर है तो आप संविधान में संशोधन आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? फटाफट लिख लीजिए, वैसे लिखना ही है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नहीं तो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, ठीक है। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लिखिए। अब यहीं से पूरा खेला चेंज होता है, ठीक है। अब आपने समझ लिया संविधान संशोधन क्या होता है। अब जब मैं बोलूँगी संविधान संशोधन तो आपके दिमाग में रहेगा क्लियर। अब मान लीजिए मैं डायरेक्टली आती तो बता दी केशवानंद भारती केस में हम लोग ये समझते हैं कि एक संविधान संशोधन हुआ था। आपको यह समझ में आता संविधान संशोधन मतलब बहुत लोग की, देखिए अगर पढ़ाना है तो आपको सभी वर्गों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या एक 8वीं क्लास का बच्चा आप उसे बोलेंगे संविधान संशोधन में ये हुआ था तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं, पहले आपको उसे समझाना पड़ेगा ना संविधान संशोधन मतलब होता क्या है। तो आपको अगर पढ़ाते तो आपको एक लो लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाना चाहिए, ठीक है, बेसिक से एकदम अपर लेवल तक लेकर जाइए। अब समझ में आएगा संविधान संशोधन। अब हम लोग समझते हैं कि संविधान केशवानंद भारती के केस में संविधान संशोधन क्या हुआ था, ठीक है। अब देखिए भारत देश में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पहली बार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान में संशोधन किया था। अब देखिए संविधान संशोधन किया था आर्टिकल 31, जो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 31। देखिए संविधान में अलग अलग प्रकार के आर्टिकल होते हैं और हर एक आर्टिकल में पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल हर एक आर्टिकल में अपना नया नया रूल है, ठीक है। संविधान में जो आर्टिकल 31 है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ए और बी, ठीक है। अब देखिए संविधान के आर्टिकल 31 में जवाहरलाल नेहरू ने 1991 में पहला संशोधन किया। पहला संशोधन में उन्होंने क्या किया? आर्टिकल 31 में उन्होंने कुछ चीज़ें जोड़ी। पहले लोग ये समझते हैं कि लैंड रिफॉर्म क्या होता था। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, आप सभी को पता होगा, अपने दादा दादा से पूछना कि दादा पहले ज़माने में ज़मींदार होते थे। देखिए ज़मींदार मतलब क्या, समझिए हम लोग, मैं खेती कर रही हूँ, ठीक है, मैं खेती कर रही हूँ, मतलब आम इंसान हूँ, मैं खेती कर रही हूँ और मेरे से भी कोई एक बड़ा व्यक्ति है जो मेरे से बोल रहा है कि भाई ये खेती कर। मैंने खेती की, मेरे से बार टाइम पे आ रहा है अनाज लेने के लिए, भैया अनाज दे, टैक्स दे, ये दे, हम मेरे ऊपर हुकूमत चला रहे हैं, मेरे को मतलब एकदम कचर दे रहा है खेती करने के लिए, ठीक है। वो क्या जमींदार, आप सभी ने सुना होगा जमींदार साहब आ गए। जमींदार मतलब एकदम जो बहुत बड़े खेती को देखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जमींदार बोलते हैं। उसके अंडर में बहुत सारे गरीब लोग काम करते हैं, छोटे छोटे गाँव के लोग काम करते हैं, ठीक है, वो जमींदार कहलाता है। अब जमींदार क्या करता था ना, छोटे मोटे लोगों को बहुत सताता था। और देखिए ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या था, किसी अमीर के आदमी के पास 50 एकड़ जमीन है और किसी गरीब के पास जमीनें नहीं है। तो इससे जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो चाहते थे कि इसमें कुछ सुधार हो। उसी सुधार को करने के लिए उन्होंने 1951 में संविधान में उन्होंने पहला संशोधन किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के आर्टिकल 31वां में उन्होंने पहला संशोधन किया और उसमें जोड़ा कि अगर भारत सरकार किसी ज़मीन को लेना चाहती है मतलब भारत सरकार अगर किसी ज़मीन को लेके कोई सार्वजनिक काम में लगाती है तो उसके लिए सरकार प्रॉपर एक नियम बनाएगी। ये नियम यानी कि देखिए अगर मान लीजिए हमें चाहिए कि मुंबई में क्या बने, हॉस्पिटल बने मुंबई में, तो उसके लिए ज़मीन तो चाहिए होगी ना। अब ज़मीन थोड़ी ना कि हर जगह सरकार का ज़मीन है, कहीं ना कहीं आम लोगों का ज़मीन होता है। तो सरकार क्या करेगी,
उन लोगों से सरकार उनकी ज़मीन ले लेगी और उधर हॉस्पिटल बना देगी, बदले में उन्हें क्या दे देगी, उनकी ज़मीन का जो भी पैसा होगा उधर के सरकार उन्हें बदले में दे देगी। अब देखिए, जब सरकार उन व्यक्तियों का ज़मीन ले रही है तो उस समय सरकार क्या करेगी, नियम बनाएगी। एक नियम बनाने के बाद ही उनकी ज़मीन लेगी। तो 31वें के पहले में उन्होंने क्या जोड़ा कि जब भी ज़मीन लेंगे तो क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लैंड एक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, कानून बना के आप ज़मीन को ले सकते हैं उनकी सहमति से वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए, फिर 31वें के बी में, 31वें के दूसरे भाग में उन्होंने लिखा कि देखिए, आपको मैं बता दूं, हमारे संविधान, आप संविधान में आर्टिकल पढ़ने से पहले आप ना, हमारे देश में कुल 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची मतलब शेड्यूल है, उसको मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगी अनुसूची क्या होता है। तो हमारे देश में क्या है, अनुसूची है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत देश की अनुसूची में एक नई अनुसूची जोड़ी, जो थी 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। इसे केवल इंग्लिश में बोलते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि भारत देश, इन्होंने इसमें क्या बनाया, 31वें की बी में उन्होंने क्या जोड़ा, 9th अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, अगर भारत की सरकार कोई कानून बनाती है और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट उस कानून की जांच ना करे, तो उसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है वो कानून भारत सरकार 9वीं अनुसूची में डाल देगी। और 9वीं, जैसे ही कानून 9वीं अनुसूची में खट से घुसा, उसी समय से सुप्रीम कोर्ट उस कानून में दखल अंदाजी नहीं दे सकती है। समझ में आ रहा है आपको। अगर सरकार, देखिए, अगर सरकार चाहती है कि मैंने जो कानून बनाया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर वकील चेक ना करे, उसके ऊपर कोई सुनवाई ना करे, तो उसके लिए वो कानून को किस में डाल सकते हैं, 9वीं अनुसूची में डाल सकते हैं। तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल मतलब जो कोर्ट वगैरह है वो इस पे देख नहीं सकते, मतलब इस केस को वो छू भी नहीं सकते। अगर इसे देखने भी जाएंगे ना तो ये सरकार कहेगा हट, सामने से बाजू से चल, निकल, ठीक है। इस तरह से एक केस था। तो अगर मान लीजिए कोई भी अल्टा पल्टा केस अगर सरकार को निकालना है तो वो केस कहाँ पे डाल सकती है सरकार, 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। मान लीजिए अगर सरकार चाहती है कि भैया ये जो केस बन रहा है हम नहीं चाहते कि इसे सुप्रीम कोर्ट देखे, वो फटाक से कहाँ डाल देगी, 9वीं अनुसूची में। और जैसे ही 9वीं अनुसूची में केस जाएगा वहीं से सुप्रीम कोर्ट अपना मुंह मोड़ लेगी, भैया इस केस से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची थी, इसलिए 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी कानून आ गया तो सुप्रीम कोर्ट उसकी कार्रवाई नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला संविधान का संशोधन। अब देखिए, पहला जो केशवानंद भारती का केस है इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे मैं कुछ भी हवा में नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा फालतू का बोलेंगे। अब बोले कब से पढ़ा रही है, केशवानंद भारती केस तो आया नहीं, तभी समझेंगे, पहले डिटेल में समझो सब चीज़ को। एक सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति थे, उन्होंने वो अपना एक केस लड़ रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है, क्या सरकार जो मन चाहे वो बदलाव करेगी उसमें? इनका क्या अपने इन्होंने खुद का संविधान बनाया कि जो मन चाहे वो बदलाव करेगी, जब सूत उठ के आए मन क्या बदलाव करना है बदलाव कर देगी? भैया संविधान का कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना कि बदलाव करें। तो उस समय प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके पास ज़्यादा पावर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हें लगा कि बाप रे बाप ये कुछ ज़्यादा बोल रहा है। तो उन्होंने कहा संविधान में बदलाव करना हमारा हक है। आर्टिकल 368 में ये लिखा गया है कि संविधान में आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने फिर से संविधान में संशोधन किया। उस व्यक्ति की बात सुनते हुए उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 24वां, 24th संविधान संशोधन में उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो हमारा संविधान है इसमें हमारे पास इतनी पावर है कि हम जो मन चाहे वो आपका पूरा संविधान हम बदल सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर है। उसने ये 24वें संशोधन में उन्होंने ये लिखा कि भारत सरकार जो चाहे वो बदलाव कर सकती है। किसके अंदर? संविधान के अंदर। अब देखिए उसी में 25वां संविधान संशोधन किया गया, 25वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें लिखा गया भारत सरकार ये डिसाइड करेगी, यानी कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि जिस व्यक्ति की ज़मीन हम लोग ले रहे हैं। देखिए आपने ये देखा होगा कि देखिए अगर आपके गांव वगैरह में या फिर शहर कहीं पे भी रोड बनाना होता है, कोई हाईवे, समझिए किसी के गांव से हाईवे जा रहा है, अगर आपको गांव में हाईवे लेकर जाना है तो अगर आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन के लिए आप गाँव वाले लोगों की ज़मीन लेंगे ना, आप गाँव वाले की ज़मीन लेंगे तो बदले में उन्हें पैसा देंगे, है ना, भरपाई करेंगे पैसे की कि नहीं। आपको थोड़ी सी बारिश की आवाज़ आ रही होगी कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप उसकी भरपाई करेंगे। तो 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा
उन 25वें संविधान संशोधन में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये तय करेगी कि जिस व्यक्ति की ज़मीन हम लोग ले रहे हैं उसे कितना जुर्माना देना है, यानी कि उसे कितना भरपाई देना है। ये किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है, संसद के हाथ में है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ये कभी तय नहीं करेगी कि सामने वाले व्यक्ति की जिसकी ज़मीन ली गई है उसको कितना पैसा देना है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगा। ठीक है, तो 24वें में कहा था भारत सरकार संशोधन कुछ भी करेगी वो कर सकती है संविधान में संशोधन। 25वें में लिखा भारत सरकार ये तय करेगी कि जिसका ज़मीन लिया गया है उसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। ये सुप्रीम कोर्ट उसमें आके नहीं अड़ंगी मारेगी, नहीं भैया हम डिसाइड करेंगे, ये सब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। और फिर उसी वक्त उन्होंने 29वां संविधान संशोधन किया। 29वां संविधान संशोधन में उन्होंने ये लिखा था, देखिए, लैंड रिफॉर्म एक्ट। आपको पता है लैंड रिफॉर्म एक्ट कब लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन किया था और उसमें आर्टिकल 31 में उन्होंने जोड़ा था लैंड रिफॉर्म एक्ट, है ना। और दूसरा उन्होंने क्या जोड़ा था? 9th शेड्यूल है। ठीक है, तो 29वां संविधान संशोधन सरकार ने किया और क्या लिखा कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो अब से किसके अंदर जाता है? 9वीं शेड्यूल के अंदर, यानी कि 9वीं अनुसूची के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट को हम डालते हैं। देखिए, अब बहुत लोग बोलते हैं कि 31वें के बी में बोला गया था कि लैंड रिफॉर्म एक्ट 9वीं अनुसूची में नहीं, 31वें आर्टिकल के बी में ये लिखा गया था। आर्टिकल के बी में 9वीं अनुसूची को प्रस्तुत किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि आप कोई भी कानून इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं। उसमें ज़मीन वमीन का कुछ नहीं बोला गया था। और फिर 29वें संविधान संशोधन में ये बोला गया कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है इसे आप 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दीजिए। अब मानिए 9वीं अनुसूची के अंडर गया, जैसे 9वीं अनुसूची के अंदर ये लैंड रिफॉर्म एक्ट गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है? इसकी नहीं कर सकती है। वहीं से सरकार को मजा था। सरकार जब चाहती है कि भैया जब तुम सुप्रीम कोर्ट वाले ना, तुम भरपाई हमें देना है, संविधान में संशोधन हमें करना है, ज़मीन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें डिसाइड करना है कि भैया सुप्रीम कोर्ट तुम लोग कहाँ बीच में बिना फालतू में आते हो। तो सरकार ने कहा एक काम करे, सुप्रीम कोर्ट का सफाया कर देते हैं। एक काम करो, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना इसे सीधे डालो 9th शेड्यूल में। जैसे ही 9वीं अनुसूची में जाएगा सुप्रीम कोर्ट देख भी नहीं पाएगा, देखने अगर मार के भेज देंगे। समझ आएगा आपको? ठीक है, तो 24वें में ये जहाँ पे टी एच है ना, इसका मतलब संविधान में 24वां नंबर पे ये संशोधन हुआ था। तो हम लोग बोलते 24वां कैसे आ गया? तो इस 24वां मतलब है 24वें नंबर पे भारत सरकार ने ये संशोधन किया था। 25वें नंबर पे भारत सरकार ने ये संशोधन किया था। अब 26वां 27वां 28वां में कोई दूसरा संशोधन हुआ है। अब उसका जो 29वां संशोधन किया सरकार ने वो इसमें किया कि कोई भी ज़मीन रहेगी वो 9वीं अनुसूची में गई तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं देख सकता है। समझ में आया आपको? अब देखिए 24वां 25वां 29वां आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। अभी केशवानंद भारती के आपको समझ में आएगा इसी से। अब देखिए यहीं पे आते हैं केशवानंद भारती। ठीक है, अब देखिए, अब हालांकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 29वां संविधान संशोधन किया। उन्होंने उसमें क्या लिखा कि ज़मीन से जुड़ा कोई भी मुद्दा हम लोग 9वीं ज़मीन से जुड़ा मुद्दा हम लोग 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं, और 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जाँच नहीं कर सकती है। और उसी समय केरला में, ठीक है, केरला में कासरगोड, ये क्या डिस्ट्रिक्ट है, जिला डिस्ट्रिक्ट। तो केरला में कासरगोड में एक अडनीर मठ था। ठीक है, इस मठ के प्रमुख कौन थे? प्रमुख थे केशवानंद भारती। ठीक है, असली केस यहाँ से शुरू होता है। ये आपको पीछे जो मैंने पूरा पता नहीं ट्रेलर बताया था बैकग्राउंड समझाने के लिए कैसे क्या हुआ था। जब सीधे केशवानंद भारती केस समझा दी, आपको ऊपर ऊपर का समझता, आपको डिटेल में समझ ही नहीं पाता। तो आपका काम क्या है? डिटेल में समझना, और मेरा काम है समझाना। ठीक है, तो इधर ही आते हैं केशवानंद भारती। कौन आता है? केशवानंद भारती इधर ही एंट्री मारते हैं। तो केरल में एक जिला था कासरगोड, उधर एक मठ था अडनीर मठ, उधर के प्रमुख कौन थे? केशवानंद भारती। अब देखिए, क्योंकि हमारे सरकार ने ज़मीन से जुड़े हर एक मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डाल दिया था तो उसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है। और उस वक्त हमारे केरला की जो सरकार थी, केरला की सरकार थी, उन्होंने क्या किया 1973 में ना, 1973 में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया। अब देखिए आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि ना जब आपने समझाने के दिमाग में मूड में रहते हैं तो लिखने का मन नहीं करता है। देखिए आपको पता है लैंड रिफॉर्म एक्ट मतलब क्या था? ज़मींदारी ख़त्म करनी है। और लैंड रिफॉर्म एक्ट में ये भी था कि भारत के हर एक व्यक्ति के पास एक लिमिट होना चाहिए। भैया भारत का एक व्यक्ति इतना ही ज़मीन ले सकता है, उसके आगे ज़मीन नहीं ले सकता है।
ये सब था लैंड रिफॉर्म एक्ट में, ठीक है। अब जैसे ही केरला की सरकार ने 1973 में लैंड रिफॉर्म एक्ट केरल के ऊपर लागू किया, वैसे ही केरल में एक जिला था कासरगोड जिला, और उधर एक मठ था एडनीर मठ, उधर के प्रमुख थे केशवानंद भारतीय, क्योंकि वो मठ केरल में था। और केरला की सरकार ने क्या लागू किया, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। और केरला रिफॉर्म एक्ट के तहत क्या था कि हर एक व्यक्ति के पास एक लिमिट तक की ज़मीन होनी चाहिए, और जो मठ था वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में फैला हुआ था। तो केरल सरकार ने क्या किया, केशवानंद भारती के जो मठ थी, मठ की ज़मीन को उन्होंने कब्जे में कर लिया। अब केशवानंद भारती को एकदम गुस्सा चढ़ गया, और उसी गुस्से में वो चले गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया। ये वजह है जिसकी वजह से मैं केस करना चाहता हूँ, ठीक है। जो केशवानंद भारती थे जानते थे कि उन्हें ये केस जीतना है, तो इस केस को जीतने के लिए उन्होंने भारत के सबसे मशहूर वकील, आप सभी उनको जानते होंगे, उनका नाम बहुत फेमस है, भारत के सबसे मशहूर वकील नाना पालखीवाला, ठीक है। नाना पालखीवाला को उन्होंने अपने केस के लिए चुना कि आप हमारा केस लड़ेंगे, ठीक है। कौन, नाना पालखीवाला। केशवानंद भारती ने कहा कि देखिए, वो जानते थे कि जो ज़मीन का जो मामला है वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती ने क्या बोला, मतलब नाना पालखीवाला ने उनसे बुलवाया, क्योंकि मेन देखिए नाना पालखीवाला को ज़्यादा जानकारी थी ना कानून के बारे में, तो उन्होंने केशवानंद भारती के द्वारा ये कहलवाया कि देखिए लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं कर सकती है, तो आप कुछ अलग तरीके से बोलिए। तो केशवानंद भारती ने बोला कि देखिए, ज़मीन खरीदना सबका हक है, मतलब ज़मीन जो व्यक्ति चाहे जितना भी ज़मीन खरीद सकता है, कोई सा लिमिट नहीं होना चाहिए कि आप 20 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे तो आप भी 20 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। अब भाई जिसके पास जितना दम है उतना खरीदे ज़मीन। तो केशवानंद भारती ने कहा कि देखिए, ज़मीन खरीदना ये हमारा मूल अधिकार है, क्या हमारा मौलिक अधिकार है, हम जितना चाहे उतना ज़मीन खरीद सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब देखिए, जहाँ पे फंडामेंटल राइट आता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और केशवानंद भारती ने कहा कि देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो मूल ढांचा है वही बिगाड़ा जा रहा है, संविधान का मूल ढांचा ही बिगाड़ा जा रहा है। जो हमारा मूल अधिकार है उसमें ये लिखा गया है कि आपके पास हक है ज़मीन खरीदने की, तो ये कैसे हमारे ऊपर रोक लगा रहे ज़मीन के लिए, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो इसके लिए हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया बहुत अच्छा लेकर आया केस, कम से कम हमारे केस में घुसेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या केस आया कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, फंडामेंटल राइट में लिखा गया है कि आप जितनी चाहे उतनी ज़मीन खरीद सकते हैं, और जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया है वो हमारे फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकार को कम कर रहा है, ठीक है। तो केशवानंद भारती ने बात क्या ला दी, फंडामेंटल राइट की बात ला दी। अब जब फंडामेंटल राइट की बात लाई है तो सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट को भी मजा ही था कि भैया कम से कम इस केस में घुसे तो फंडामेंटल राइट आया, नहीं तो जा ही नहीं पाते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगी थी। अब समझते हैं केशवानंद भारती ने केस लड़ने के लिए कौन कौन सा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि भैया ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में, तो उसे हम लोग बोलते हैं पटिशन। केशवानंद भारती ने पटिशन में क्या डाला, शिकायत करने के लिए। जब आप स्कूल में जाते आप टीचर से बोलते ना उसने मुझे तंग किया, तो आपसे टीचर पूछती है ना, जो मैडम सर होते पूछते हैं ना क्या मारा तुम्हें, कैसे मारा, आप बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो केशवानंद भारती जब केस के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पॉइंट बता दिया, भैया ये पॉइंट पे मुझे दिक्कत है। पहला क्या था, उन्होंने बोला अब उन्होंने पिटीशन क्या फाइल की, उन्होंने पिटीशन में कहा कि आर्टिकल 368 में संविधान में कुछ भी बदलाव करो, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बदलाव कर दें आप, ठीक है। आपको स्कूल में टीचर बोलेगी बेटा नाखून काट के आया करो, उतना बदलाव सही है भैया, शरीर में उतना बदलाव होना चाहिए। अगर आपको स्कूल का मास्टर कहे कि काम करो, जो नाखून का जो पूरा नखुनवा है उंगली से पूरा नखुनवा निकाल दो, आपको जमेगा? ये तो ढांचा है ना, मेन ढांचा है ना आपकी उंगली का, ये तो मेन ढांचा है आपकी उंगली का। अब ये हल्का फुल्का बदलाव करने को चलता है, अब आप ढांचा उछाड़ देंगे नाखून का तो रह पाएंगे आप? नहीं रह पाएंगे ना। केशवानंद भारती ने कहा देखिए सुनिए, जो संविधान में संशोधन हो रहा है ना, हल्का फुल्का संशोधन नहीं हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मेन ढांचे को भी पूरा तोड़ ताड़ दिया जा रहा है, मेन ढांचे को पूरा तोड़ रहे हैं ये लोग संविधान संशोधन के नाम पे। समस्या में उन्होंने इसको डाला। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो हमारे भारतीयों का हक है, हमारे लोग का हक है, ज़मीन हम लोग चाहे जितनी मन तितनी ले, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट में ज़मीन के बारे में उल्लेख किया गया है कि आप जितनी चाहे ज़मीन आपका हक है। तो उन्होंने उसी हक से इधर कहा कि फंडामेंटल राइट में ज़मीन के बारे में लिखा गया है और फंडामेंटल राइट हमारा हक है, इसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती है। और उन्होंने आर्टिकल 20 जो संविधान में उन्होंने
जो संविधान में संशोधन हुआ था, 25वां संशोधन, 29वां संशोधन, 24वां संशोधन, उन्होंने इन सब पे क्या कर दिया, केस कर दिया। क्या कर दिया, केस कर दिया कि देखिए 24वां, 25वां, 29वां ये सब संशोधन गलत है, हम इसे अमान्य मानते हैं। और हम केशवानंद भारती, हमारे ये 3-4 पॉइंट है जिसके ऊपर हम केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, केशवानंद भारती ने अपनी तरफ से ये अपनी नाराज़गी जाहिर की कि हमें इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए, अब बदले में क्या आता है वापस सुनवाई, मतलब जब सुनवाई होती है तो ये बोलते हैं कि देखिए आपने कहा, देखिए केशवानंद भारती जी आपने कहा कि आप फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपका हक है, तो मौलिक अधिकार में ज़मीन के साथ साथ बोलने का भी तो अधिकार आता है कि आप बोल सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। अब बोलने का अधिकार मतलब क्या, कुछ भी बोल देंगे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। देखिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट हमें ये बोला गया है कि आप स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं। अब स्वतंत्र होकर आप खड़े होकर गाली देने लग जाएंगे किसी को भी, तो वो थोड़ी ना सही बात है, उसके लिए तो आप जेल में जाएंगे। तो कुछ ना फंडामेंटल राइट भी कहीं ना कहीं आप एक लिमिट है उन सबकी। आपको घूमने को बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप किसी के घर में घुस के घूमेंगे, किचन में जाके घुस रहे हैं, बाथरूम में घूम रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं भैया फंडामेंटल राइट में लिखा है कि आप कहीं भी स्वतंत्र तरीके से घूम सकते हैं, तो देश में घूम सकते हैं, किसी के घर में थोड़े ना घूम सकते हैं। ये सब हनन हुआ फंडामेंटल राइट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भैया ये बात साफ कर दी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता है ना वो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी हर एक बोली में स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि फंडामेंटल राइट आपका अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे तो चढ़ के कुछ भी बोल देंगे, घूमना है आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, तो आप किसी के घर में घुस गए हैं, ये सब नहीं। आपको जमीन लेना आपका अधिकार है, ये सब आपका अधिकार है, पर ये नहीं कुछ भी आप अपने मन से अंटेंगे कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात तो सही बोल रहे हैं कि संविधान में बदलाव आप कर सकते हैं पर कुछ पॉइंट तक कर सकते हैं। केशवानंद भारती ने कहा सुप्रीम कोर्ट आपका कुछ मतलब नहीं है, मतलब ये लोग कुछ भी बदलाव करेंगे आपसे कुछ मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया हमारे से मतलब है। तो उन्होंने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार ना कुछ ज़्यादा ही बदलाव कर रही है, सरकार को इतना बदलाव नहीं करना चाहिए, आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते संविधान में। तो बाद में जब हियरिंग हुई, मतलब सुनवाई हुई, तो सुनवाई में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देखिए केशवानंद भारती ने, आपको याद है मैंने अभी आपको बताया था पिटीशन में क्या फाइल कराया था केशवानंद भारती ने, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने देखिए जब अपनी वो शिकायत बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था जो 25वां संविधान का संशोधन है और जो 29वां संविधान का संशोधन है हमें ये गलत लग रहा है। समझ में आ गया आपको? तो संविधान, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो ये 25वां संविधान संशोधन और जो आप ये 29वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं कि आपको गलत लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये सही है। सरकार को ही तय करना चाहिए कि किसको कितना भरपाई देना है ज़मीन के बदले में। ठीक है, इसमें किसके बारे में था, भरपाई के बारे में था, ज़मीन की भरपाई के बारे में मैंने सब कुछ लिखवा दिया है आपको, भरपाई के बारे में था। 29वें में क्या था, 29वां भी सही है, सरकार जो चाहे वो केस 29वें में डाल सकती है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अब देखिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 25वें और 29वें को बोला सही, केशवानंद भारती ने, आपने अगर लिखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि केशवानंद भारती ने 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि ये गलत है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की, उन्होंने कहा देखिए 25वां संशोधन और 29वां संशोधन सही है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। अब जैसे ही ये बात सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि 25वां और 29वां सही है, वहीं पे केशवानंद भारती क्या हो जाते हैं, केस से पीछे हटने लग जाते हैं, मतलब केशवानंद भारती बाजी हारने लग जाते हैं। और यही पॉइंट था कि जहाँ पे केशवानंद भारती अपना केस हार गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25वें 29वें को बोल दिया था हाँ भैया सही है, इतना चलता है, और केशवानंद भारती ने इसके ऊपर केस भी लड़ा था। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बोला, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती क्या हो गया, अपना केस हार जाते हैं। समझ में आएगा? तो केशवानंद भारती केस हार जाते हैं, जीतते नहीं। हम लोग को बहुत लगता है कि केशवानंद भारती केस जीतते हैं, नहीं, हार जाते हैं। वो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो कि मेल नहीं खाते और वहीं पे वो हार जाते हैं। अब केशवानंद भारती केस की सुनवाई ना कब हो रही थी, 24 अप्रैल 1973 में। कब? केशवानंद भारती केस की सुनवाई कौन से समय हो रही थी, 24 अप्रैल 1973 में। किसमें? 1973 में। ठीक है, ये था केशवानंद भारती केस का जिस दिन उनकी सुनवाई होने वाली थी। ठीक है, इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम था SM सिकरी। SM सिकरी मतलब सर्वमित्र सिकरी। ठीक है, उनका नाम था SM सिकरी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे, मतलब जो सबसे ऊंची पदवी पे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो मेन जज होते हैं वो CJI होते हैं। ठीक है, वो कौन थे?
SM सिकरी। अब देखिए, जिस दिन केशवानंद भारती केस की सुनवाई थी उसके एक दिन बाद SM सिकरी 25 अप्रैल 1973 को उनका वो रिटायर होने वाले थे। ठीक है, तो यानी कि SM सिकरी के रिटायर होने के एक दिन पहले केशवानंद भारती का केस लड़ा गया था। तो याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और SM सिकरी चाहते थे कि जब वो ये केस से निकले, मतलब ये उनका जीवन का आखिरी केस है, और जब ये आखिरी केस की वो सुनवाई कर रहे हैं तो इतना धाकड़ फैसला देखिए वो निकले कि लोगों ने याद रखे, बाप रे बाप, SM सिकरी गए थे तो कितना अच्छा केस सुलझा के गए थे। तो ये SM सिकरी का था कि एकदम वो एकदम मतलब हीरो की तरह एकदम एग्जिट करें सुप्रीम कोर्ट से। उनका नाम है बाप रे बाप SM सिकरी, जा रहे हैं एकदम मस्त हैकड़ सुनवाई करके। ठीक है, तो SM सिकरी का एकदम राजा बनना था उस टाइम पे एकदम। ठीक है, अब देखिए, जो ये केशवानंद भारती केस थी उसमें कुल 13 जजेस बैठे हुए थे। कितने जज बैठे हुए थे? 13 जज। सुप्रीम कोर्ट के कुल कितने जजेस थे? 13 जज। देखिए 13 जज थे। ये जो केशवानंद भारती केस है, इसकी सुनवाई इसका फैसला 7 से 6 जजों की मेजोरिटी में आई थी। 7 से 6 जजों की मेजोरिटी मतलब 7 जज की अलग फैसला था और 6 जज की अलग फैसला था। 7 जज एक तरफ, 6 जज एक तरफ है। तो आपको क्या लगता है किसका फैसला माना जाएगा? सातों जज का फैसला माना जाएगा, जिस तरफ जज ज़्यादा है। ठीक है, ये 6 लोगों की बातों को नहीं माना गया था, इन 7 जजों की बातों को माना गया था। ये हालांकि ये लोग बता सकते हैं कि देखिए हम ये कहना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ कह सकते हैं, पर जो ये 7 जज, जो ये मेजोरिटी वाली जज जीती है, इनका ही फैसला क्या होगा? लागू होगा। इनका ही फैसला लागू होगा। इन्होंने कहा कि केशवानंद भारती से इन्होंने कहा देखिए, जो ये 25वां और जो 29वां आर्टिकल है ना, ये सही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला, वहीं पे केशवानंद भारती अपना केस हार जाते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती अपना केस हार गए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बात ना, केशवानंद भारती आपने एक बात सही कही कि संविधान में जो मन चाहे आप बदलाव नहीं कर सकते। संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं हटा सकते। आपका नाखून कटेगा वो चलेगा, नाखून को कोई उचाड़ दे तो वो नहीं चलेगा ना। आप मूल ढांचे को नहीं हटा सकते हैं। आप हल्का फुल्का बदलाव करिए, हल्का फुल्का नाखून काटिए, वो चलेगा। आप कहिए कि नाखून को उचाड़ के आओ, ये थोड़ा चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ना केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट को एक आंख खुली उनकी कि हाँ भैया ये बात एकदम सही बोल रहे थे, कुछ भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। उसी समय SM सिकरी ने कहा कि देखिए भारत सरकार, आप जो मन चाहे वो बदलाव कर सकते हैं, आपका जो मूड हो वो भी संविधान में जो मन चाहे वो बदलाव करिए, पर संविधान के बेसिक ढांचे को, मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते हैं। जो मन चाहे वो नहीं बदलेंगे। आपका जो मूड में आ गया, घसक के उठ गया, चल के आ गया, जाके संविधान में संशोधन कर दिया। आप संविधान में संशोधन करिए ऊपर से, संविधान के ढांचे में आप कभी भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये खिलाफ है। आप इतना अपने आप को मजबूत नहीं समझ सकते कि आप संविधान के मूल ढांचे को ही चेंज करने लग जाएंगे। समझ में आ गया? और उन्होंने कहा कि जो भी 9वां शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची में जिस कानून को आपने डाला हुआ है, अब से सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून को जांच सकती है। मतलब जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 9वीं अनुसूची के अंदर कौन सा कानून गया है, कौन सा कानून नहीं गया है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। और इससे हमें संविधान नहीं रोक सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं मान लीजिए आपने कुछ अल्टा पल्टा केस डाल दिया 9वीं अनुसूची में, तो हमारा फर्ज है कि हम लोगों को रक्षा करें, लोगों के हितों की रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी केस जाएगा हम लोग देख सकते हैं। 24 अप्रैल 1973 के पहले जितना भी कानून आपने 9वीं अनुसूची में डाला था, हम उसको जांचेंगे नहीं। पर 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून आप 9वीं अनुसूची में डालेंगे उसको हम लोग जांच सकते हैं। वो जुडिशियल रिव्यू में रहेगा। जुडिशियल रिव्यू में मतलब कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। समझ में आया आपको? ठीक। अब देखिए, जो ये 7 और 6 जज थे, ये जो 7 जज हैं वो लोग थे कौन? उनके नाम तो आपको जानना पड़ेगा। देखिए, तो 7 जज में कौन थे? SM सिकरी थे, हंसराज खन्ना थे, JM शैलेर थे, AN ग्रोवर थे, KS हेगड़े थे, मुखर्जिया जी थे, जगमोहन रेड्डी थे। तो ये सब 7 जज थे जिन्होंने ये अच्छा केस सुना है। आप सोचिए SM सिकरी को कितना अच्छा फील हो रहा होगा कि भैया एकदम निकले, एकदम धाकड़ सुनवाई करके निकले थे। देखिए अब ये 6 जज कौन थे उनका भी नाम सुन लीजिए। तो ये मैं बिटा रही हूँ 6 जज का नाम लिखने के लिए। देवी चंद्रचूड़। अब देखिए चंद्रचूड़ नाम सुन के आपको कुछ समझ में आया? चंद्रचूड़ जो इस समय के 2024 में जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़। उनके पिताजी थे YV चंद्रचूड़। उन्होंने SM सिकरी का साथ नहीं दिया था, उन्होंने बाकी 6 जजों की तरफ वो थे। कौन थे? YV चंद्रचूड़। ठीक है, तो YV चंद्रचूड़ के बेटे ही हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, अब देखिए जो बाकी 6 जज में कौन थे? AN रे थे, मैथ्यू थे, YV चंद्रचूड़ थे, हमीदुल्ला बेग थे, पालेकर थे, ये द्विवेदी जी थे। तो ये 6 जज थे जिन्होंने
सरकार की तरफ, सरकार की साइड ली थी। देखिए जब ये केस लड़ा जा रहा था उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और जी बच्चे बाकी 6 जज थे वो किसके तरफ थे, इंदिरा गांधी की तरफ थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इनको खूब माना, भैया आप लोग ने हमारा साथ दिया, बहुत बड़ी बात है, आपने हमारी तरफ सुनवाई की, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी तो मूल ढांचे में बदलाव कर रही थी ना, और इन्होंने 6 जज ने उनका साथ दिया। इंदिरा गांधी थी जो कि मूल ढांचे में बदलाव कर रही थी, और इन 6 जजों ने इनका साथ दिया था। और ये 7 जजों ने बोलते ना एक जिस तरह से एक जज को सोचना चाहिए अपने संविधान को बचाने के लिए, उन्होंने एक अच्छे तरीके से ये पूरी सुनवाई की थी। तो इंदिरा गांधी की नज़र में ना ये 6 जज तारे मोती की तरह चमक रहे थे, चमचम चमचम तारे मोती। और ये जो 7 जज थे ये इंदिरा गांधी को चुभ रहे थे, कहीं ना कहीं इनसे तो हम बदला ले जरूर, एक बार तो एक बदला ले। एसएम सिकरी थे भैया, ये तो रिटायर हो गए, 25 तारीख को ये तो रिटायर हो गए। तो एसएम सिकरी का बाय भैया हम जा रहे थे, हम लोग निपटा इंदिरा गांधी से। ठीक है, तो एसएम सिकरी तो अपना चले गए, बच्चे बाकी के 6 जज भैया, इनको ना बाद में इंदिरा गांधी ने मतलब हंसराज खन्ना को इतना मतलब रो दिया था हंसराज खन्ना, इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था, इनको सीजीआई बनने ही नहीं दे रही थी इंदिरा गांधी किसी कारण से। आपको किसी ने बताऊंगी सीजीआई वगैरह कौन कौन थे कौन नहीं, हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, सीजीआई कैसे बनते हैं, वो सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये था पूरा केशवानंद भारती का केस। तो इस समय ये सीख मिलती है, आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं पर आप मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। समझ में आया? अकेले ही केशवानंद भारती नहीं थे जिनका केस जमीन के ऊपर था, ऐसे शंकरी प्रसाद का केस है, इनका भी केस जमीन के ऊपर था। ऐसे बहुत से केसेस जो कि जमीन के ऊपर थे। ठीक है, पर केशवानंद भारती का केस ही कुछ अलग था। इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से अपने बोलते हैं कि अपने परेशानी को जाहिर किया, और उन परेशानियों को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। उसमें से क्या पकड़ा था उन्होंने, मेन बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या पकड़ी थी कि संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बदलाव करें, संविधान बदलिए मूल ढांचा नहीं। तो वहीं से सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्लिक कर गई थी, केशवानंद भारती ने ये बात सही बोली, भले से केशवानंद हार गए वो अलग बात है। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग शंकर प्रसाद केस हम लोग किसी दिन बाद में देखेंगे। तो देखिए मैं इस केशवानंद भारती केस के पहले जो मैं आपको इतना सब कुछ समझा रही थी, मेन रीजन ये था क्योंकि अगर मैं आपको संविधान संशोधन के बारे में नहीं समझाती, या फिर क्या क्या संशोधन हुए, कैसे पहले संशोधन हुआ, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, अगर आपको नहीं समझाती तो आपको ये केस नहीं समझ में आता। तो इतने डिटेल में हर एक चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, कोई भी केस समझने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत मारिए। बहुत लोगों ने तो स्क्रीनशॉट मारा होगा, बहुत लोगों ने तो मारा नहीं होगा, अपने आप को तेजस्वी समझते हैं कि हमारे दिमाग में सब कुछ आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।